हेलो दोस्तों, ये है अमरश्री एकेडमी और आज हम अपना नया वीडियो शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। चैप्टर 1 जो कि हमारा था यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, इसमें हम अपना पार्ट 3 लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नेपोलियन का जीवन, सुधार एवं प्रभाव। याद रखना, इस टॉपिक से 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेपोलियन का जीवन कैसा था, ठीक है ना, नेपोलियन के आने से क्या सुधार हुआ, ठीक है ना, और नेपोलियन ने यूरोप पर क्या प्रभाव डाला। ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं वह इस पूरे एक वीडियो से क्लियर होंगे, ठीक है ना। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है ना। नेपोलियन था कौन? नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट सन 1769 से 1821 तक फ्रांस के एक महान सैन्य नेता और शासक थे। मतलब जब फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस का जो शासन जो आता है वह नेपोलियन के हाथ में आता है, ठीक है ना। और जो नेपोलियन होते हैं वह फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में लेकर उसमें बहुत अच्छे बदलाव करते हैं और एक सेना को संगठित करते हैं और आसपास के राज्यों में को वो जीत लेते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट नेपोलियन एक घोषित किया था। ये क्या करते हैं? यह फ्रांस की सत्ता को फ्रांस की क्रांति के बाद अपने हाथ में लेते हैं और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देते हैं। वे फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद सत्ता में आए और उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ्रांस की क्रांति होती है, उसमें जो राजा होते थे उसको राजा के शासन को हटा दिया जाता है और जनता अपने हाथ में पूरी बागडोर ले लेती है। इसी जनता की बागडोर के तहत नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं 1804 में, ठीक है ना, और एक मजबूत सेना को संगठित करते हैं और आसपास के जो राज्य होते हैं उनको वो विजित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख सुधार क्या थे, अर्थात नेपोलियन ने क्या क्या प्रमुख सुधार किए थे, ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहला सुधार है वह है आपका नेपोलियन संहिता, ठीक है ना। ये इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे समझेंगे कि नेपोलियन संहिता क्या थी। यह एक प्रकार की कानूनी व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी जो कि नेपोलियन ने फ्रांस पे लागू किया था। यह कानून समता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करता था। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद की स्वतंत्रता होगी। ये इस संहिता में बताया गया कैसे होगा। प्रत्येक व्यक्ति की जो संपत्ति है उस पर उसका अधिकार होगा, ये भी इसमें वर्णित था, ठीक है ना। और सभी प्रकार के वर्ग, जैसा मैंने फ्रांस के बारे में बताया था कि फ्रांस में 3 वर्ग थे। कुलीन वर्ग जिसे अमीर वर्ग कहते थे, पादरी वर्ग और एक आम जनता। इन तीनों वर्गों के बीच में जो समानता लाने का काम किया था वह नेपोलियन संहिता ने ही किया था, ठीक है ना। इसने सामंती प्रथाओं को समाप्त किया और कानूनी एकरूपता लाई। अर्थात कहने का इन्होंने राजतंत्र जो था उसको समाप्त कर दिया था। कोई भी राजा का शासन नहीं था, ठीक है ना। और इसके अलावा जो राजा के चुने गए मंत्री होते थे वह किसी भी जागीर पे अपना अधिकार नहीं कर सकते। व्यक्ति की संपत्ति उसकी संपत्ति है, उससे कोई अन्य व्यक्ति जो राजा का सलाहकार है, राजा के साथ है, राजा का मंत्री है, वह किसी प्रकार से उसके संपत्ति पे हस्तक्षेप या अधिकार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा सुधार उसका क्या था? प्रशासनिक सुधार, ठीक है ना। दूसरा जो नेपोलियन का सुधार था वह आपका प्रशासनिक सुधार था। ये आपकी सेकेंड हेडिंग है। पहली हेडिंग आपकी कौन सी थी? नेपोलियन संहिता। सेकेंड हेडिंग में आपका प्रशासनिक सुधार है। इन्होंने क्या किया? पूरे फ्रांस में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू की, ठीक है ना।
कर संग्रह की एक संगठित प्रणाली बनाई जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे फ्रांस पर एक सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीय शासन व्यवस्था लाई कि पूरे पूरे फ्रांस पे जो भी शासन होगा उसको लागू करने का काम किसका होगा, मेन केंद्रीय प्रणाली खुद जिसे सम्राट कहते हैं वो उन्होंने लागू किया, ठीक है ना। और जो कर संग्रह था, जो टैक्स थे, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक बहुत ही संगठित और बहुत ही अच्छी योजना बनाई जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था को क्या मिल सके, मजबूती। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वह उस देश को मिलने वाले टैक्सेस के द्वारा होती है, और अगर टैक्स बिना किसी भ्रष्टाचार के उस सरकार के पास पहुंच जाते हैं तो वह अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूत कर सकता है, ठीक है ना। तीसरा जो आपका हेडिंग जो उन्होंने सुधार किया था वह था आपका शिक्षा में सुधार, ठीक है ना। शिक्षा सुधार उन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने स्कूल और विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया, मतलब जितने भी स्कूल थे और जितने भी आपके विश्वविद्यालय थे उनको उन्होंने रिस्ट्रक्चर्ड किया, पुनर्गठित किया, ठीक है ना। विज्ञान और गणित पर जोर देकर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दी। याद रखने वाली बात है व्यावसायिक शिक्षा, अर्थात वह शिक्षा जो किसी व्यक्ति को दी जानी है जिससे वह आगे चलकर किसी प्रकार के व्यवसाय में उसका लाभ ले पाए। आज के समय में हमारे भारत में ऐसी जो शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यावसायिक शिक्षा, जिसे आप आईटीआई कहते हैं, ये व्यावसायिक शिक्षा है जिसमें आप स्किल बेस एजुकेशन लेते हैं, किसी स्किल पर आधारित शिक्षा को प्राप्त करते हैं जिससे आप अपनी रोजी रोटी उससे कमा सकें, ठीक है ना। तीसरी आपका जो हेडिंग था वह शिक्षा सुधार था। जो आपका चौथी हेडिंग थी वह है आपकी आर्थिक सुधार। जो आपकी चौथी हेडिंग है वह क्या है, आपकी आर्थिक सुधार, ठीक है ना। तो नेपोलियन ने आर्थिक सुधार किस प्रकार किया, बैंकों और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। इन्होंने बैंक व्यवस्था लागू किया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी इन्होंने बढ़ावा दिया जिससे आर्थिक स्तर पर क्या हुआ, मजबूती मिली। फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास रुपए आएंगे, लोगों के पास रुपए आएंगे तो वो अधिक खर्च करेगा, जितना अधिक वो खर्च करेगा इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है ना। और बैंकों में रुपए अगर जमा होता जाएगा तो वह जमा रुपए सरकार किसी भी तरह से अपनी योजनाओं में ला सकती है, ठीक है ना। व्यापार और उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया, मतलब इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बनाया जिससे व्यापार और जो आपके उद्योग है वो बहुत ही अच्छे से चल सके, ठीक है ना। इसके चक्कर में इन्होंने बहुत अच्छा आर्थिक सुधार नेपोलियन ने फ्रांस में किया। जो आपकी पांचवी हेडिंग है, ठीक है ना, पांचवी हेडिंग आपकी है धार्मिक सुधार। इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानूनी रूप के आधार पर भी इन्होंने धार्मिक सुधार भी किए थे, ठीक है ना। 1801 में पोप के साथ कॉनकॉर्डेट संधि कर कैथोलिक चर्च और सरकार के बीच संबंध स्थापित किए। यूरोप में उस समय केवल एक ही धर्म बहुत प्रचलित था, वह आपका था ईसाई धर्म, कैथोलिक जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कैथोलिक चर्च होता है, उस कैथोलिक चर्च का जो मुख्य पादरी होता है उसे पॉप कहते थे, ठीक है ना। और इसने उसी पॉप के साथ मिलकर, ठीक है ना, उन्होंने एक संधि की। इस संधि का क्या नाम था, कॉनकॉर्डेट संधि। याद रखना कब हुई थी, 1801 में। 1801 में नेपोलियन और पॉप के बीच में कॉनकॉर्डेट संधि होती है जिससे इन्होंने कैथोलिक चर्च और फ्रांस सरकार के बीच संबंध स्थापित किए, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, अर्थात जो टॉलरेंस आपके धर्म के आधार पे है इसको उन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने आपसे भी बोला था अभी पहले कि हम नेपोलियन संहिता क्या है इस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेपोलियन संहिता क्या थी, नेपोलियन संहिता काम क्या था, इनको देखते हैं। तो पहला आपका जो काम था, जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा हुआ है तो उसको जन्म के आधार पे किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, उसे वह विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सभी के लिए समान कानून व्यवस्था, तीनों वर्ग, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे वो पादरी वर्ग हो, चाहे वो आम जनता हो, सभी के लिए कानून कैसा होगा, समान होगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।
तीसरा आपका है संपत्ति का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपत्ति का अधिकार दिया गया, कोई भी व्यक्ति उससे उसकी संपत्ति को जबरन छीन नहीं सकता था, ठीक है ना। तीसरा जो इसमें व्यवस्था की गई थी, सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई थी, मतलब जो राजा का शासन था वो खत्म हो गया था, जो मंत्री जो राजा के नाम पर लूट खसोट करते थे वो भी खत्म हो गया था, ठीक है ना। और यह जो नेपोलियन संहिता थी, इन्होंने फ्रांस ने, जब नेपोलियन बनते हैं वह फ्रांस के आसपास के राज्यों को जीतते हैं, ठीक है ना, तो वह विजित राज्य जो जो फ्रांस के अधीन थे उस पर भी नेपोलियन संहिता को लागू करते हैं। इसके बाद अगला आपका पॉइंट है किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाना, अर्थात किसान जो है उनका भूमि दासत्व रखते थे, मतलब किसान को जो जमींदार होते थे वह एक तरह से दास के रूप में इस्तेमाल करते थे अपने खेत पे काम कराने के लिए, ठीक है ना। तो और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त, मतलब जो जागीरदार थे वह शुल्क भी वसूलते थे, तो इससे क्या हो रहा था, किसान लगातार गरीब होता जा रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो इसका भी उन्होंने नेपोलियन संहिता में ध्यान रखा। कारीगरों से संघों में नियंत्रण हटा लेना, जब नेपोलियन आते हैं और उद्योगों की स्थापना करते हैं तो इससे कारीगर को अच्छा फायदा होता है, ठीक है ना, और कारीगरों के संघ बनते हैं। तो पहले क्या था, पहले जो राजा रहा करता था, लुइस जो राजा था वह क्या करता था, इन संघों पे नियंत्रण रखता था, ज़्यादा ये लोग हड़ताल नहीं करें, ठीक है ना, स्ट्राइक नहीं करें, तो इसलिए सरकार का जो राज सरकार था, ठीक है ना, उसका इन पे क्या रहा करता, नियंत्रण रहा करता था। लेकिन जब नेपोलियन आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह की किसी भी संघों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा सरकार का, आप अपने हिसाब से अपने संघ को चला सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा नेपोलियन संहिता। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो सकता है जो पेपर में आ सकता है और जो आया है, नेपोलियन बोनापार्ट के क्या यूरोप पर प्रभाव पड़े, इस पर प्रकाश डालिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट के क्या क्या यूरोप पर प्रभाव पड़े, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला हमारा हेडिंग है वह है यूरोप में कानूनी और सामाजिक परिवर्तन। नेपोलियन ने अपनी उपस्थिति से यूरोप में कानूनी और सामाजिक परिवर्तन दिया था। कैसे दिया था? नेपोलियन संहिता बहुत इंपॉर्टेंट, 1804 में आया था, अभी हमने इसको पढ़ा है। नेपोलियन संहिता ने यूरोप के कई देशों में कानूनी सुधार की प्रेरणा दी, अर्थात यह संहिता एक आदर्श संहिता के रूप में आई और इस संहिता को यूरोप के कई सारे देशों ने अपनाया, ठीक है ना। तो इससे यूरोप में कानूनी और सामाजिक परिवर्तन भी बढ़ा, ठीक है ना। अच्छा, जब इन्होंने नेपोलियन संहिता लाई, नेपोलियन संहिता का मुख्य काम क्या था? समान कानून, समान व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, समानता और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। जब व्यक्तियों को समान कानून मिल रहा है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है तो उनके बीच में इक्वलिटी आएगी, समानता आएगी और उनकी स्वतंत्रता भी बढ़ेगी, ठीक है ना। इससे वह अपने राष्ट्र के प्रति एक भावात्मक लगाव रखना स्टार्ट करती है। दूसरा जो हमारा हेडिंग है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। जब नेपोलियन के आने से यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है ना। उसकी उसकी विजय ने यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे बाद में जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। अगर नेपोलियन अपनी सेना को संगठित करके ना, मतलब अगर अपनी सेना को संगठित करता है और वो क्या करता है, वो आसपास के राज्यों को जीतता है, इससे आसपास के कई राज्यों को प्रेरणा मिली कि अगर हम भी एक रहेंगे, एकता रूप में रहेंगे और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करेंगे तो हम किसी भी राज्य को हरा के अपना एक राष्ट्र बना सकते हैं। तो यहाँ से सर्वप्रथम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ये जानने वाली बात है। और हमने जब पहला पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का, उसमें भी जो पहला हिस्सा था वो यही था, नेपोलियन और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। सबसे पहला था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद तीसरा जो आपकी हेडिंग है वह ब्रिटेन और रूस के साथ संघर्ष, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटेन और रूस के साथ संघर्ष किया, ठीक है ना। तो उसके शासनकाल में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लगातार युद्ध हुए, ठीक है ना, मतलब ये लगातार ब्रिटेन और रूस से लड़ता रहा, ठीक है ना। 1812 में रूस पर हमला असफल रहा, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो गई।
नेपोलियन क्या करता है 1812 में वह रूस में अटैक करता है, हमला करता है और वह हमला असफल हो जाता है, जिससे उसको कई सारी हानियाँ होती, कई सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार उसकी जो पावर होती है वो कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। चौथी जो आपकी हेडिंग है ये आपको समझने वाली बात है, वाटरलू की हार और पतन, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है 1815। याद रखिएगा 1815 में कई सारे जो राज्य थे वो मिलकर नेपोलियन से युद्ध लड़ते हैं, जिसमें आपका रूस था, जिसमें आपका फ्रांस था, जिसमें आपका प्रसा था, जिसमें आपका ऑस्ट्रिया था। ये सारे के सारे राज्य आपस में मिलते हैं और मिलकर एक साथ 1815 में वाटरलू में नेपोलियन से युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है ना। और यहीं से उसका पतन हो जाता है। सभी राष्ट्र मिलकर, जितने भी राष्ट्र थे वह नेपोलियन को हराते हैं और नेपोलियन के विजित क्षेत्रों में अपना अधिकार प्राप्त करने लग जाते हैं। तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उनकी हार हुई और उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, ठीक है ना। 1815 वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया था, वहाँ पे रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो याद रखना कई सारे राज्यों ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया था, ठीक है ना। अगर सभी राज्य आपस में नहीं मिलते तो नेपोलियन हारता नहीं और फ्रांस बहुत ही मजबूत हो जाता। तो ये थे आपके नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव, ठीक है ना, यूरोप पर प्रभाव। अब इस पूरे लेक्चर का निष्कर्ष क्या निकला, नेपोलियन एक महान नेता, ठीक है ना। नेपोलियन जो था वह एक महान सैन्य नेता और सुधारक था, बिल्कुल सही बात है। इसने क्या किया था, इसने फ्रांस को एक सैन्य शक्ति के रूप में उभार दिया, जिसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया और अपनी नेपोलियन संहिता से इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सुधार किए। इनके सुधारों का प्रभाव न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा। बिल्कुल, जब नेपोलियन संहिता आती है तो इसको कई सारे राज्य अपनाते हैं और फ्रांस में जब नेपोलियन आता है तो अपने प्रयासों से यह आसपास के राज्यों में एक अलग जगाता है कि अगर हम यूनिटी में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो हम अपने राज्य को राष्ट्र बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अर्थात नेपोलियन के प्रभाव से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। हालांकि उनका साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक पाया, लेकिन उनकी नीतियां आधुनिक यूरोप की नींव रखने में सहायक रही, ठीक है ना। तो ये जो हमने निष्कर्ष पढ़ा, ये हमने पढ़ा नेपोलियन के बारे में। याद रखिएगा नेपोलियन पे 3 प्रश्न बनते हैं इसमें, ठीक है ना, जो आपके पेपर में पूछ सकता है। नेपोलियन कौन था, ठीक है ना, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे, ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा, उसकी हेडिंग्स और उसके अंदर के पॉइंट्स भी पढ़े हमने। और जो तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपोलियन से यूरोप पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। मतलब इससे पहले जो हमने स्लाइड में पढ़ा था उसमें हमने नेपोलियन के द्वारा यूरोप में क्या क्या प्रभाव डाला गया था इसको पढ़ा था। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का तीसरा पार्ट था। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि लगी हो या आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ अपने भावात्मक विचारों को प्रस्तुत करना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और कई सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे अगला जब हमारा वीडियो आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अच्छा लगा आप सब हमारे इस वीडियो में देखने आए और हमारे चैनल को और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।